अध्याय 10 देख रहे हैं। नए साम्राज्य और राज्य। हमने बात की थी यहां तक हर्षवर्धन ये आगे बढ़े इस तरफ, नर्मदा के इस तरफ, लेकिन इनको चालुक्य नरेश, ये जो चालुक्य इलाका है ये भी एक एम्पायर था और इस साम्राज्य के पुलकेशिन द्वितीय P2 लिख रहा हूं इसको, इन साहब ने इनको रोक दिया। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये पल्लव, चालुक्य और ये पुलकेशिन द्वितीय हैं कौन। तो इनकी प्रशस्तियों, आपको याद होगा प्रशस्ति मतलब होता है कि किसी के गुणगान में लिखी हुई कुछ चीज, लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं इसमें। तो इस काल की, जिस काल की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस काल में ये पल्लवास और चालुक्य ये दक्षिण भारत में सबसे जबरदस्त पावरफुल राजवंश थे। यानी इनके राजवंश होता है जब राजा का बेटा राजा बनता है, उसका बेटा राजा बनता है, तो इस तरीके की एक डायनेस्टी यहां पर थी। तो पल्लवों का जो राज्य था, उनकी राजधानी, ये पल्लव की बात मैं कर रहा हूं और यहां पर एक थोड़ा सा इसको अभी बढ़ाऊंगा, ये कांचीपुरम, पल्लवों के राज्य की राजधानी थी कांचीपुरम। और यहां से लेकर ये आसपास का इलाका आप देख लीजिए, यहां से लेकर ये कावेरी के डेल्टा, यहां कृष्णा कावेरी हैं, तो कावेरी के डेल्टा तक इनका पूरा इलाका था। लेकिन एक और चीज बता दूं कि ये इनकी आउटर बाउंड्री है, ये इनकी आउटर बाउंड्री है। जो सेंटर पोर्शन है वो तो ये है, लेकिन ये आउटर बाउंड्री है, तो पूरा इलाका ये मानिए आप, ठीक है। अब चालुक्यों की बात करते हैं, तो चालुक्यों का मैं पूरा इलाका बता रहा हूं कि है क्या। ये पूरा इलाका चालुक्यों का है, यहां तक और ये यहां तक। तो इसके अंदर जितना भी इलाका आ रहा है वो सारा का सारा चालुक्यों के पास था, चालुक्य। तो चालुक्यों का राज्य जो है वो कृष्णा नदी, चालुक्य कहां तक, ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी इनके बीच में था। तो इसके बीच में ये कृष्णा हो गया, तुंगभद्रा, इसके बीच में इनका सारा राज्य था। अब मैंने आपको बताया था कि मैं जरा डिटेल में दिखा देता हूं, फिर से समझिएगा। पल्लव, कांचीपुरम, ये इलाका इनका हो गया। चालुक्य, ये पूरा इलाका, इसके अंदर ये पूरा इलाका चालुक्यों का हो गया। किन नदियों के बीच में आपको याद रखना है, दो नदियां हैं जिसका मैंने पहले अक्षर लिखा, ये है कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा, राइट। अब जो चालुक्यों की राजधानी थी वो थी ऐहोल, याद रहेगा, ये भी मैं कहीं आपको दिखाऊंगा। चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। ये बहुत बड़ा एक व्यापारिक केंद्र था, यानी कि ट्रेडिंग यहां पर होती थी, खरीद फरोख्त होती थी। लेकिन उसके बाद ये ऐहोल बहुत बड़ा एक धार्मिक क्षेत्र भी बन गया, यहां पर बहुत सारे हमको मंदिर मिले हैं। होता यह था कि ये क्योंकि एकदम बाउंड्री देखिए इनकी दोनों की एक ही जैसी है, तो पल्लव यहां पर आक्रमण करते थे, चालुक्य यहां पर आक्रमण करते थे, मतलब आपस में एक दूसरे पे आक्रमण करते रहते थे। और खास तौर पे राजधानियों पे जैसे ऐहोल और कांचीपुरम, इन पे अटैक करते थे, ताकि क्योंकि ये अच्छे समृद्ध शहर थे, इनके पास काफी पैसा था इन शहरों के पास। अब मैंने आपको बताया था कि जब हर्षवर्धन आगे बढ़े तो इनको रोका था किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है किसको बिलोंग करते हैं, चालुक्यों को। पुलकेशिन किसको बिलोंग करते हैं, चालुक्यों को। तो ये बहुत प्रसिद्ध राजा हुए और ये चालुक्य राजा थे। इनके बारे में हमें पता कहां से चलता है, तो इनके बारे में हमें पता चलता है, इनके दरबार में एक कवि थे, पोएट। इनके दरबार में एक पोएट पी कर देता हूं, उनका नाम था रवि कीर्ति, याद रहेगा, रवि कीर्ति साहब थे, ये इनके दरबार में कवि थे। उन्होंने प्रशस्ति लिखी, जैसे हर्ष के बारे में हमें पता चलता है, जैसे हमें समुद्रगुप्ता के बारे में पता चलता है, तो इसी तरीके से इन्होंने रवि कीर्ति जी ने किसके लिए लिखी, पुलकेशिन द्वितीय के लिए लिखी, राइट। इसके बारे में हमको उनके पूर्वज के बारे में पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय को उनके चाचा से उनको यह राज्य मिला था। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये चालुक्य इलाके की। बाकी ये देखिएगा किस तरीके से इनका चित्रण था, बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर वहां पर हैं, और इससे हमें पता भी चलता है कितने समृद्ध हुआ करते थे उस जमाने में। तो रवि कीर्ति क्या कहते हैं, पहली चीज तो यह है कि मैंने कहा कि हर्ष को आगे बढ़ाने से रोका, तो हर्ष ये हो गए हर्षवर्धन। अब जो ये बड़े आगे नर्मदा के आगे,
तो यहां पर पुलकेशिन द्वितीय थे, ये हर्ष हो गए, इनको इन्होंने रोक दिया यहीं पे, पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोक दिया। तो फिर रवि कीर्ति ने एक बड़ी हंसी की बात इसमें कही, उन्होंने कहा हर्ष का मतलब होता है मजा, आनंद, खुशी। तो जब पुलकेशिन द्वितीय ने यानी कि इन साहब ने जब हर्ष को रोक दिया तो ये हर्ष इतने हर्ष नहीं रहे, इतने हर्ष मतलब इतने हर्ष नहीं रहे, खुशी नहीं रही उनकी, राइट। तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, ये क्योंकि जैसे मैंने बताया पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य के थे तो ये पल्लव में भी आक्रमण करते रहते थे। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने यहां आक्रमण कर दिया पल्लव राजाओं के ऊपर, जिसके कारण जो कांचीपुरम की दीवार है उसके पीछे इनको शरण लेनी पड़ी। फिर से बताता हूं, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया, जिसके कारण राजाओं को बेचारों के कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन जो चालुक्य मैं यहां बता रहा हूं, इनका विजय अभियान, मतलब ये जो जीत रहे थे, थोड़ा सा कम समय के लिए था। धीरे धीरे, क्योंकि आपस में ही लड़ मर रहे थे, ये आपस में ये अटैक कर रहे थे, ये अटैक कर रहे थे, तो धीरे धीरे बेचारे ये लोग, इनकी जो शक्ति है वो कम हो गई। और उसके बाद ये जो चालुक्य है या फिर आप कहें जो पल्लव्स हैं, इनकी शक्ति क्षीण हो गई। इनकी जगह ली राष्ट्रकूटों ने और चोल वंशों ने। राष्ट्रकूट और चोलों ने इनको धीरे धीरे समाप्त कर दिया। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब इन राज्यों का हमें पता कैसे चलता है? पहली चीज समझ लीजिए कि लड़ाई किसके कारण होती है। जर, जोरू, जमीन। जर पैसा, जोरू मतलब औरत, आपकी बीवी, और जमीन मतलब होता है कि जो क्षेत्र है, मिट्टी का इलाका। भूमि सबसे महत्वपूर्ण थी, तभी तो यह फाइट हो रही थी, तभी तो सारी फाइट होती है। भूमि या जमीन सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो हमें यह पता चलता है कि जो सबसे छोटी इकाई, मतलब अगर आप राज कर रहे हैं तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी। जैसे हम लोग जब अपने आज का समय देखते हैं तो एक ब्लॉक होता है ना, वो ब्लॉक लेवल तक जाते हैं, उससे छोटा कोई इलाका नहीं होता है। तो ब्लॉक लेवल तक हमारे राजा या हम कहें कि हमारे विधायक या एमपी शासन करते हैं। उस जमाने में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो थी गांव। इससे छोटा कुछ नहीं था, गांव। ओके, तो राजाओं ने कई सारे कदम उठाए। किस कारण से कदम उठाए उस जमाने में? क्योंकि वो चाहते थे कि आर्थिक फ्रंट पे सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति, तो इन लोगों को वो साथ में अपने जोड़ना चाहते थे। तो उसके लिए राजाओं ने कई कोशिश की, कई कदम उठाए। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला कदम जो था वो ये था कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद थे, जैसे हमारे प्रशासन के पद नहीं होते, जैसे अकाउंट ऑफिसर हो जाता है या कहें कि बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाता है, ये सारे प्रशासकीय पद होते हैं। तो ये आनुवांशिक हो गए। कहने का मतलब ये है कि बेटे अपने पिता का पद पाते थे। यानी एक मैं एग्जांपल देता हूं, हरिशेन, ह लिख रहा हूं इनके लिए, ये हरिशेन जो साहब थे, इनके पिता वो क्या थे? महादंड नायक, या ये कहें कि जैसे आजकल हमारे मुख्य न्याय अधिकारी नहीं होते, जुडिशियल ऑफिसर, तो जुडिशियल ऑफिसर कह लें, ये पहले महादंड नायक थे। उनके बेटे हरिशेन, मैंने आपको बताया था हरिशेन जो थे वो कवि भी थे, बहुत बढ़िया, है ना, और पोएट भी थे। उन्हीं लिखी है जो हर्ष के बारे में जो कहानी मैंने आपको बताई थी। तो हरिशेन जो गए, इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि ये अपने पिता की तरह ही महादंड नायक बने, मुख्य न्याय अधिकारी बने। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा ये था कि एक ही आदमी, जैसे मैं हरिशेन का नाम ही लिखूंगा, ये एक से ज्यादा काम करते थे। यानी ये जुडिशियल ऑफिसर या महादंड नायक तो थे ही थे। कौन? हरिशेन। इसके अलावा ये और भी काम करते थे। जैसे ये एक शब्द बोल रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा, कुमारामात्य। इसका मतलब होता है बहुत, जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, तो ये महत्वपूर्ण मंत्री थे। मामा कर दे रहा हूं उनको, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे। और साथ में ये एक संधि विग्रहिक भी थे। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा या शांति होगी, उन सभी के विषय को भी हरिशेन ही देखते थे। तो पहला चीज तो ये हो गई कि अनुवांशिक थे, पद हो गए, यानी बेटे के बेटा अपने बाप का जो पद है, जो काम करते थे, वो ले लेगा। दूसरा ये होगा कि ये एक से ज्यादा पद ले रहे थे, जैसे ये महादंड नायक तो थे ही थे, साथ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री जो कि शांति और युद्ध देखता था, जिसको मैं कह रहा हूं संधि विग्रहिक, ये आप याद रखिएगा।
इसके अलावा यहां पर कुछ स्पेशल लोग थे जिनका बहुत बोलबाला था, मतलब ये पावरफुल लोग थे। अब इनमें क्या हो सकता है, देखिए मैं एक एक करके नाम बताता हूं। इनमें जो इंपॉर्टेंट नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी का मतलब ये होता है कि जो प्रमुख बैंकर होता है, मतलब जिसके हाथे में पैसा होगा या कहीं जिसके पास पैसा होगा, या जो बहुत बड़ा व्यापारी होगा, जो बहुत ज्यादा व्यापार करता होगा, यानी कि पैसे वाला होगा। सार्थवाह का मतलब होता है जो व्यापारी यहां वहां जाते थे तो ट्रेडिंग होती थी, तो जो भी काफिला उनका निकलता था ट्रेडिंग के लिए, उसके जो नेता हुए वो बड़े पावरफुल होते थे। प्रथम कलिक या प्रथम कुलिक, इसका मतलब होता है कि जो शिल्पकार थे, जो मूर्तियां वगैरह बनाते थे, उनका जो सबसे कहे कि बॉस वो आदमी। और कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान। कायस्थों ये समझ लीजिए कि जो लोग लिपिक थे, कुछ टंकण कर लेते थे उस जमाने में, मतलब हाथ से लिख लेते थे, उन लोगों की भी बड़ी वैल्यू थी। तो कुछ लोग बड़े स्ट्रांग हो गए। अब कुछ लोग इनमें से इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपनी खुद की ये कहें कि अगर राजा ढीला है तो आप क्या करेंगे, जो सरदार होगा या फिर उस इलाके का जो सेनापति होगा वो उस पर ओवर पावर कर जाएगा। तो यही काम होता था कि वो इतने कभी कभी शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना खुद का राज्य स्थापित करने लगते थे। जैसे मान लीजिए मैं इनका एग्जांपल देता हूं, वैसे इनकी चित्र किसी और कारण से मैंने यहां डाला है, लेकिन एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ये इतने स्ट्रांग हो गए कि इन्होंने अपनी खुद की सेना बना ली, अपना खुद का राज्य बना लिया ऐसे। तो इनका नाम मैंने कहा था, मैंने किसी और काम के लिए लाया हुआ, उसका कारण ये है कि कुछ राजा जो थे, जैसे कोई राजा हो गए, ये अपनी सेना तो रखते थे, ठीक, अब इनके पास सेना होती थी, जैसे हाथी हो गया, रथ, घुड़सवार, पैदल, ये सब इनके पास होते थे, साथ में इनके सेनापति भी होते थे। लेकिन कभी अगर बड़ी लड़ाई हो गई, मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, बड़ा नेता है, वो बड़ा राजा है, एम्पायर, उससे लड़ाई करनी है, फिर ये कैसे लड़ेंगे? तो इनके पास ये कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको कहा जाता था सामंत। इनको क्या कहा जाएगा? ये है सामंत। ये जो सामंत थे, इनके पास भी क्या होता था? इनके पास भी हाथी है, इनके पास भी रथ है, इनके पास भी घुड़सवार है, इनके पास भी पैदल चलने वाले सैनिक है, इनके पास भी सारे होते थे। तो अब राजा क्या करेगा? अगर इतनी बड़ी सेना को रखेगा तो पैसे बहुत देने पड़ेंगे। तो राजा क्या करता था? इनको क्या करता था? एक जमीन दे देता था, एक जमीन का टुकड़ा दे देता था। ये लोग इसी जमीन के टुकड़े पे कर लेते थे टैक्स, यहां जो काम चलते थे उसके टैक्स लेते थे, और उससे ये अपनी जो भी यहां पर सेना है उसको रखते थे। लेकिन जरूरत पड़ने पर राजा इनका इस्तेमाल करता था, अगर कोई बड़ी फाइट होती थी तो, ठीक। और मैंने जैसे बताया कि अगर जैसे कुछ लोग शक्तिशाली हो जाते थे, तो मान लीजिए सामंत इतना पावरफुल हो गया तो वो कभी कभी अपना अलग राज बनाने की कोशिश करता था। ये कहिए कि राजा से अलग होने की कोशिश करता था। क्लियर है? अब आपको मैं लेके आता हूं दक्षिण के राज्य में कौन कौन सी सभाएं होती थी। तो मैं बात कर रहा हूं सभाओं की, यानी कि कमिटीज की। तो पल्लव के जो अभिलेख हमें मिले हैं उसमें एक स्थानीय सभा की चर्चा हुई है। इसमें अलग स्थानीय सभा तो नहीं कहूंगा, सभाओं की। सभा क्या होती है? जैसे चार लोग बैठ गए तो उसे हम सभा कहते हैं, कमेटी हो गई। अब उप समिति, समिति, इस तरीके से आजकल जो बनती है उस तरीके से मैं नाम ले रहा हूं। अब होता यह है कि जो हमें सभाएं वहां पर मिली हैं, इसमें एक तो ब्राह्मण भूस्वामियों की थी, मतलब एक जो पांडे जी होंगे, तिवारी जी होंगे, मतलब ब्राह्मण होंगे, और साथ में उनके पास जमीन होगी। तो इनका जो संगठन बनता था, इनकी जैसी जो कमेटी बनती थी, उसका नाम था सभा, ठीक। तो इनकी सभा, या एक सभा है, उसकी अलग अलग कमेटी बना देते थे। उपसमिति वो सिंचाई के बारे में देखती थी, वो खेती बाड़ी के बारे में देखती थी, और बहुत सारे काम, जैसे सड़क का निर्माण हो गया, सड़क निर्माण सहनी कर देता हूं, इस तरीके से मंदिरों का रखरखाव, ये सब काम करती थी। और जिन इलाकों में ये ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे, यानी ऐसे ब्राह्मण जो बड़े बड़े भूस्वामी नहीं जिस जगह पे होते थे, वहां पर क्या होता था? वहां की सभा का जो नाम था उसका नाम था उर। ध्यान रहेगा, उर, ये ग्राम सभा होती थी यहां पर। ओके, उर ग्राम सभा यहां पर होती थी। ओके, तो ये जो उर ग्राम सभा है यहां पर, इसमें ये होती कहां थी? ध्यान रखिएगा, ये वहां होती थी जहां पर ब्राह्मण भूस्वामी ना हो। राइट, ध्यान रहेगा। अब नगरम व्यापारियों का एक, अब मैं व्यापारियों की बात कर रहा हूं, मतलब ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, इनकी भी सभा होती थी। उस सभा का नाम क्या था? नगरम। नगरम, ध्यान रहेगा, ठीक।
तो बेसिकली तो ये है कि भूस्वामी जिसके पास जमीन होगी, जो 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 पैसे वाला होगा, जो व्यापार ज्यादा करता होगा, वही सब ये सभाएं उन्हीं के तहत चलती रही, काम करती रही। अच्छा, उस जमाने में आम लोगों की क्या सिचुएशन थी? तो बहुत सारी चीजें हमें जो है, लोगों ने जो नाटक लिखे, लोगों ने जो काव्य लिखे, लोगों ने जो भी चीजें लिखी, जनसाधारण की बात हमें वहां से पता चलती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कालिदास का नाम मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, बहुत बड़े पोएट हुए ये। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपना राज दरबार है वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये कोर्ट में थे, कोर्ट में जो चल रहा है उसके बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया चित्रण दिया कि कोर्ट में, या कहें कोर्ट वैसा नहीं, राज दरबार कह रहा हूं मैं, उसको रॉयल कोर्ट कहते थे क्योंकि महत्वपूर्ण फैसले वहीं होते थे। तो कालिदास ने राज दरबार के बारे में बहुत कुछ लिखा। अब कई ऐसी चीजें इन्होंने लिख दी जहां पर जो ब्राह्मण थे, वहां पर तो वो ब्राह्मण तो संस्कृत बोल रहे थे, लेकिन जो बाकी लोग थे वो अपनी प्राकृत भाषा बोल रहे थे, यानी कि मैं कहूं प्राकृत भाषा, लोकल भाषा बोल रहे थे। इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रसिद्ध नाटक है जो कई टीवी में चैनल्स में आया और कई पिक्चर बनी, उसे कहते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, कालिदास साहब का है ये अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसमें क्या था, स्टोरी ये थी कि एक राजा थे और एक शकुंतला नाम की एक युवती से ये प्रेम करने लगे, मोहब्बत करने लगे। अब इसमें क्या हुआ, ये इस नाटक में एक बेचारा गरीब मछुआरा होता है, ये देखिए इस तरीके से एक गरीब मछुआरा होता है, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। किसने दुर्व्यवहार किया? जो राजा के कर्मचारी थे। मैं जरा इसको आपको थोड़ा सा कहानी ही पे ले चलता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहीं से बता देता हूं। तो एक मछुआरा ये है, उनको एक कीमती ऐसे अंगूठी मिल गई, बड़ी कीमती अंगूठी मिली। अच्छा, ये जो अंगूठी थी, राजा ने किसको दी थी? इनको, इन महिला को, जिनका नाम शकुंतला है। राजा ये है, ये राजा हो गए, ये शकुंतला हो गई, तो इनको दी थी। लेकिन हुआ ये था कि ये जो अंगूठी थी बेचारी, ऐसे करते हुए इनके हाथ से नीचे गिर गई और ये मछली ने मुंह में डाल लिया। अब मछली में डल गई। तो ये जो अंगूठी है ये इस मछुआरों को मिली और ये जाके इनके राजा के द्वार पे पहुंचा। यहां पर इसके साथ बड़ी बदतमीजी हुई, लेकिन जैसी राजा ने इस अंगूठी को देखा वो बहुत खुश हुए और इस मछुआरे को बहुत सारा इन्होंने इनाम दिया। पुलिस वाला, जो द्वारपाल थे, जो भी मतलब प्रशासनिक अधिकारी थे, वो क्योंकि इनाम मिल गया, तो ये जो लोग थे जो जिन्होंने बदतमीजी की थी, वो इसके साथ चल पड़े कि लाओ भाई हमारा भी हिस्सा लाओ। शराब खाने चले गए, शराब पीने। एक और चीज बताऊंगा आपको, इसमें चीनी जो तीर्थयात्री थे फाशियन, इसकी चित्रण में आपको दिखा चुका हूं। एक फाशियान साहब थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज बताई कि अछूत के बारे में बताया कि इस जमाने में कई लोग ऐसे थे जो दूसरे लोगों को, जैसे ये मान लीजिए बड़े जाति के, ये मैं ऊंची जाति कर देता हूं, ऊंची, और ये छोटी जाति, तो ये जो ऊंची जाति छोटी जाति का बड़ा विभेद इन्होंने फाशियान ने बताया है, ये लिखा है। उन्होंने ये कहा कि अगर ये मान लीजिए जो छोटी जाति के लोग बाजार में आते थे तो इनको कुछ बजाना पड़ता था, खट 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 करके कुछ बजाना पड़ता था, ताकि ऊंची जाति को पता चल जाए कि ये जो आदमी आ रहा है ये अछूत है, यानी अनटचेबल है, और ये आए तो इससे हम कहीं छू ना जाए, सतर्क हो जाए, राइट। इसके अलावा बाण भट्ट साहब है, जो बाण भट्ट साहब है, इन्होंने भी बताया कि जब राजा निकलते थे बाहर, तब किस तरीके से राजा जब बाहर निकलते थे तो किस तरीके से उनका अभिषेक होता था। तो ये सारी चीजें यहां पर दी गई है, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि बड़े आडंबर के साथ निकलते थे, गांव वाले उनका सत्कार करते थे, और जब सेनाएं निकल जाती थी तो हाथी घोड़े सब जितना नुकसान करते थे वो सब चीजें इन्होंने दिखाई है, बताई है। अच्छा, पिछले डिस्कशन में आपको मैंने ईसाई धर्म के बारे में बताया था। अब जिस जमाने की मैं अभी बात कर रहा हूं, इस जमाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट धर्म आया, ईसाई धर्म जो है, जिसके 2.3 से 4 बिलियन लोग मानते हैं। ये मुसलमान धर्म है या इस्लाम धर्म है, ये भी ई से आता है। इनके करीबन 1.7 बिलियन लोग इसको मानते हैं, इस्लाम धर्म को। तो यहां पर यह हुआ कि अब आप देखिए, यहां से वहां तक लोग जाने तो लगे थे, कहने का मतलब पानी से जा रहे थे, जमीन से जा रहे थे, यहां से वहां तक जाने लगे थे, हिंदुस्तान से जा रहे हैं, वहां बाहर से लोग आ रहे हैं। तो अरब में जो रहने वाले लोग हैं वो कबीले में थे, और मुख्य रूप से ये ऊंटों पे आश्रित हुआ करते थे, क्योंकि मरुस्थली इलाका है। लगभग 1400 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं आपको। यहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब, ये बहुत बड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा, बड़ी इज्जत से लेते हैं मुसलमान इसको, पैगंबर मोहम्मद साहब, इन्होंने अरब में, जो अरब पेनिनसुला है, सऊदी अरब कह लें आप उसको, इसमें इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। तो इस्लाम
यहां से शुरुआत हुई। किन्होंने किया? 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक, तो ईसाई धर्म में क्या था? इसी तरीके से ईसाई धर्म में जैसे जीसस क्राइस्ट को सबसे ऊपर माना गया, इसी तरीके से इस्लाम धर्म में अल्लाह इनको सबसे ऊपर माना गया। कई सारी चीज इसमें बताई गई है और इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। मैं आपको एक छोटे से डिस्कशन में सारी इस धर्म के बारे में बता दूंगा। ये धर्म बहुत फैला, बहुत ज्यादा फैला, आगे बढ़ा और बहुत पाक, बहुत अच्छा धर्म है। आजकल इसकी लोगों ने बहुत बुराई कर रखी है, लोग अलग अलग चीजें कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत बुराई करते हैं इस धर्म की, अलग तरीके से लोगों को देखा जाता है। लेकिन क्योंकि आप अच्छे लोग हैं, आपको ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है। सब धर्म अच्छे होते हैं, इस्लाम धर्म, मुस्लिम्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।